हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव रह गए, ठीक है, फिजिक्स और आपके केमिस्ट्री के और आपके हिंदी के, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह गए थे, आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर आप हमारे जो ऑब्जेक्टिव रह गए हैं उनको भी करा दीजिए। तो चलिए आज से इस वीडियो में हम आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करा देंगे। ठीक है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यूनिट 1 के। ठीक है, यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव बताएंगे स्थिर विद्युत। आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, जितने भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे उनमें से आपको 100% देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। जी हाँ, और हाँ, आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और एक बार आप वीडियो देख लें, ठीक है, ढंग से पूरा वीडियो को देख लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है आपको जब तक आप पूरा नहीं देखोगे वीडियो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए 10-15 या 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद अगर आपने आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने क्या कहते हैं मैथ्स के, ठीक है, मैथ्स के हो गए, फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, इंग्लिश के हो गए, हिंदी के हो गए, इनके अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो 2023 एग्जाम के लिए, एमपी बोर्ड 2023 एग्जाम के लिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे रिक्वेस्ट है, देखना चाहो तो देख सकते हो, देख लोगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहने वाला है, क्योंकि उनमें से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी पूरा पेपर ही देखने को मिलेगा, कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको ही पता है इकाई 1 से आपके स्थिर विद्युत नाम है इकाई 1 का। ठीक है, फिजिक्स में, क्लास 12 फिजिक्स में, जिसमें से आपके कुल 6 नंबर के आने थे, जिसमें से एक प्रश्न आना था 2 नंबर का, एक प्रश्न आना था 3 नंबर का, जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मैथ्स के, हिंदी के, इंग्लिश के कंप्लीट करवा दिए। हालांकि मैथ्स के चल रहे हैं, ठीक है, अभी मैथ्स के पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए हैं, ना कि हिंदी के हुए हैं, लेकिन चल रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जब तक के लिए आप उनको देख सकते हो। ठीक है, और तो आज हम इस वीडियो में आपका जो एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, यानी एक आएगा इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव, तो उसको अपन कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को बस पूरा देखते रहे, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका भी मन बना रहे। ठीक है, तो चलिए अपन जल्दी से देख लेते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत लेनी वाली बात नहीं है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जैसे इसमें अगर 25 क्वेश्चन है तो आपको 15 से 20 प्रश्न तो आपको यहीं पर याद हो जाएंगे तुरंत के तुरंत। इसलिए आपसे निवेदन है, आप बैठ के ढंग से वीडियो को देखें 15-20 मिनट की। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसमें अपना जो पहला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते। एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6.25 गुणा 10⁻18। कितनी होती है? देखो, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कूलाम आवेश में, तो आपको कहना है 6.25 गुणा 10⁻18। यदि वह आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ध्यान दें इन दोनों वर्डों में बहुत अंतर है। उसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहां पर पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछे तो होता है आपका 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, और यदि आपसे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो 6.25 गुणा 10⁻18। ठीक है, ध्यान देना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव दोनों में से आ सकता है कोई भी एक। चलिए नेक्स्ट वाला अपन देख लेते हैं। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं E = 1/4πε0 और Q/r²। ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = 1/4πε0 Q/r²। तो इसमें से आप क्या करें, जो 1/4πε0 है ना, इसको आप कांस्टेंट में ले लें, यानी समानुपाती में पहुंच जाएगा, तो अपना कुल मिला के आ जाएगा E समानुपाती Q/r², इतना आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, E समानुपाती Q/r², इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, E समानुपाती क्यू भी जो आपका वो समानुपाती में ले लो आप। ठीक है, तो इसमें क्यू दिया नहीं है, इसीलिए आप उसको भी अपन कांस्टेंट बना लेंगे, तो अपन रह जाएगा 1/r²। ठीक है, तो 1/r², यानी E समानुपाती 1/r²। इस ऑप्शन में कहाँ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन है E समानुपाती 1/r²। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर लगने वाला बल होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना, जितने भी ऑब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है। ठीक है, सभी आपको तैयार करने ही करने हैं। अगला देख लेते हैं। देखिए, इसमें इसका जो आंसर होगा आप पहले बताएं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले आप वीडियो को देख लें, फिर आप उसके बाद फिर वीडियो देखना, फिर आप अपने मन से टिक लगाना। ठीक है, हमारे मतलब टिक से पहले आप टिक लगाना, जिससे आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देख लोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तो देखिए हम बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Q रखने पर आवेश Q और लगने वाला बल क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र E = F/Q0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है, ध्यान दें। तो आप क्या करें, यहाँ पर Q0, यहाँ पर Q आवेश ले लें। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, टेस्टिंग चार्ज है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो F = कितना फॉर्मूला बन जाएगा, F = बन जाएगा QE। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, F = दिया है इसमें F की फॉर्म में, यहाँ पर अपना फोर्स पूछा है, तो फोर्स अपने निकल लिया यहाँ से, F = QE।
तो एफ इज इक्वल टू की कौन से आंसर में, वो कौन से ऑप्शन में, एफ इज इक्वल टू की तीसरे ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस प्रकार से। अब अपन देख लेते हैं अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है, इस साल आ सकता है। वायु का परावैद्युतांक होता है, तो वायु का परावैद्युतांक सभी को पता होना चाहिए, 1 होता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें। धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, शून्य, सॉरी अनंत। कितना होता है, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, कितना होता है, अनंत। ध्यान रखें, ध्यान से सुने, बस एक बार आप वीडियो को सुनते रहे, बस आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर बाद में आप जब वीडियो दोबारा देखोगे ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। आप एक बार ट्राई करें, ठीक है। चलिए, पर वीडियो का पूरा देखें। निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान होता है। देखिए, निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8 पॉइंट, जो दूसरा ऑप्शन है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। देखिए, विद्युतशीलता का यदि आपसे मात्रक पूछ लिया जाए तो मात्रक आपका होता है ये कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया इसका मात्रक। यदि मात्रक पूछे तो विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का, तो यह होता है। अगर इसकी वैल्यू पूछे, ठीक है, कहाँ, निर्वात में, निर्वात में यदि इसकी वैल्यू पूछे तो होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। याद कर लो, 8.85 गुणा 10 की घात -12, 8.85 गुणा 10 की घात -12। अच्छे से याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो 7वां है। देखो, रट लो, भले ही रट लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रट लो। मैं तो ये कह रहा हूँ रट लो, कैसे भी करके आपको याद करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है। बस आपको याद करनी है, चाहे रटो चाहे समझो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगला है अपना, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। आपने गॉस के नियम से पढ़ा होगा, 1/ε0। ठीक है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वो 1/ε0 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/ε0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश कैसे कहते हैं, न्यूनतम आवेश कहते हैं, न्यूनतम आवेश क्या होता है, न्यूनतम आवेश होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसे न्यूनतम आवेश या मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश या न्यूनतम आवेश, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो यह क्या है, यह न्यूनतम आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश। न्यूनतम आवेश को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, उसको कहते हैं न्यूनतम आवेश। ठीक है, इसको ही अपन क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, समझ ले, ठीक है, मूल आवेश भी इसे कहते हैं, न्यूनतम आवेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। चलिए अगला देख लेते हैं 9वां। विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र का समांतर रखा है। पृष्ठ से संबंधित विद्युत जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स आपको बताना कितना होता है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के कैसे रखा है, समांतर रखा है, पैरेलल रखा है। तो पैरेलल रखा है तो इसका संबंध जो विद्युत फ्लक्स होगा ना, यानी फाई जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ध्यान से देख ले एक बार, ध्यान से, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, बताइए प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है। ध्यान रहे, प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में आवेश सेम होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन कभी कभी लिखने में अलग अलग अपन मान लेते, जैसे प्रोटॉन को अपन आप सभी को पता होगा धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस लगा के 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस लगा के 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, इस प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आवेश सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, अगर आपसे, ठीक है, ऐसा मतलब कोई सत्य में कोई मतलब ऐसे आ जाता है तो सेम ही है। ठीक है, और यहाँ पर यदि आपसे कोई पूछ ले न्यूट्रॉन, देखिए 3 होते हैं नाभिक में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋण आवेश होता है। ठीक है, कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर सेम होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है। और यहाँ पर आप देखें न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता। चलिए अगला देख लेते हैं अपन। यहाँ पर अपन देख लें कि जो आपको पता होगा प्रोटॉन की खोज किसने की है, सभी को पता होगा। ठीक है, ये तो सिंपल से है, सबको याद होनी चाहिए, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। ठीक है, हालांकि जो रदरफोर्ड से पहले जो गोल्डस्टीन ने इसके बारे में बताया था कि परमाणु में धनात्मक कण के बारे में बताया था, जो पॉजिटिव पार्टिकल है उनके बारे में बताया था परमाणु में। ठीक है, किसने, गोल्डस्टीन ने। तो उसके बाद जो मतलब सही ढंग से समझाया है किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज वैसे रदरफोर्ड को माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आंसर आएगा, जे थॉमसन। क्या आएगा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज क्या है भैया, चैडविक। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, चलिए अगला अपन देख लेते हैं 11वां। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप सभी को पता होगा, दोनों आवेशों में से एक आवेश Q, क्या डेफिनेशन है, P इक्वल टू दोनों आवेशों में से एक आवेश Q इंटू 2L। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों में से एक आवेश Q, यानी ये फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो Q क्या है, Q आवेश। ठीक है, Q क्या आवेश और 2L क्या है, 2L लंबाई है। ठीक है, दूरी है। ठीक है, तो लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका, तो अब इसका क्या होता है, कूलम। तो कूलम इंटू मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से अगर आपका कोई मतलब मात्रक आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखो अच्छे से। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, तभी आप मतलब अच्छे से तैयारी कर पाओगे, आपको सभी मतलब क्लियर होनी चाहिए। ठीक है नहीं, चलिए
अगर आपसे कोई पूछ ले जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसी राशि है, तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना वो सदिश राशि, कैसी राशि है, सदिश राशि, कैसी राशि, सदिश राशि है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, ये होता है। और यदि इसका विमी सूत्र पूछ ले तो विमी सूत्र देखिए कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से जो है सब निकल जाता है, मात्रक निकल जाता है, सब कुछ। ठीक है, तो देखिए क्यू का विमी सूत्र आपको पता होना चाहिए, आवेश का विमी सूत्र होता है AT, ध्यान रहे सभी को पता होना चाहिए, आवेश का विमी सूत्र AT, आवेश का विमी सूत्र AT। ठीक है, और एल क्या है, लंबाई का विमी सूत्र होता है L। तो ये क्या है, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी से वैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, बट यहाँ पर अपन बेसिकली P से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो P, तो P का जो क्या कहते हैं विमी फॉर्मूला है, विमी सूत्र है वो ATL हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ATL। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो विमी फॉर्मूला। तो चलिए समझ में आया होगा, आशा है। देखिए अब देख लेते हैं रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक। तो रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे मीटर। आप सभी को पता होगा रैखिक आवेश घनत्व, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेन जरूरी फॉर्मूला, फॉर्मूले से आप मात्रक निकाल सकते हो। लेमडा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व Q/L। ठीक है, Q/L है, ठीक है, T नहीं है, L है। तो कूलाम हो जाएगा आवेश का, Q क्या आवेश, आवेश का कूलाम। ठीक है, कूलाम, और लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा किसका, रैखिक आवेश घनत्व का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलाम बटे मीटर। और यदि देखो 3 प्रकार के आवेश होते हैं, एक आवेश घनत्व होते हैं, एक रैखिक आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। मैं आपको वैसे बेसिकली बता देता हूँ, अगर बाई चांस पूछ लीजिए एग्जाम में। एक होता है रैखिक आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक होता है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो देखिए अपन इसमें देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A, क्या होता है, Q/A। ठीक है, Q/A फॉर्मूला होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, सिग्मा इक्वल टू Q/A, क्या है, कूलाम। और एरिया को क्या होता है, जो मीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी। और एक होता है आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर होता है Q/V। तो वॉल्यूम को मीटर क्यूब लिखते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले आयतन आवेश घनत्व का जो क्या होता है मात्रक, तो रो बराबर क्या होता है, देखिए Q/V, तो इसका हो जाएगा कूलाम, इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, 13वां प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव P पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर, आप सभी को पता होना चाहिए, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा होता है, PE sin थीटा। जब sin थीटा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा और सदिश लग जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, P×E। ठीक है, अब आते हैं 14वां जो अपना प्रश्न है उसको आप देखिए बल आघूर्ण के बारे में आपको बता देता हूँ। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर, याद रख लें, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो अपना 14वां प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव P की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखिए इसमें अपना जो 14वां का जो आंसर है, देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, H इक्वल टू आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, H इक्वल टू होती है -PE cos थीटा, -PE cos थीटा। सभी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद कर लो, एक पेज पे लिख लो, जितनी मैं इसमें फॉर्मूला नोट करा रहा हूँ ना उन सभी को लिख लो। ठीक है, याद होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -PE cos थीटा फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया गया यहाँ पर। अगला अपन देख लेते हैं, एक आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर शून्य होता है। ठीक है, सभी को पता हो, सिंपल है। अगला देख लेते हैं, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श करा जाता है तब छड़ का आवेश। देखिए जब धनावेशित यानी कोई कांच की छड़ है, ठीक है, उस पर धनावेश है, और धनावेशित कांच की छड़ को क्या कर रहा है, अनावेशित यानी कोई जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे ये कांच की छड़ है, ठीक है, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर धन चार्ज है। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, इससे स्पर्श करा रहे हैं। इससे जब स्पर्श करा लेंगे तब क्या होगा, छड़ का आवेश, तब छड़ का जो आवेश है वो अपना घटेगा, क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्या होगा, घटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घटेगा। और यदि ध्यान रहे, और यदि धनावेशित कांच की छड़ को, जैसे दूसरा प्रश्न, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है, यानी स्पर्श नहीं कराएंगे, ओनली समीप लाएंगे, तब क्या होगा, अपवर्तित रहेगा। तब क्या होगा, जब समीप लाएंगे तब अपवर्तित रहेगा, और जब स्पर्श करा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, बस ऐसे याद रखना है। चलिए अगला 18वां प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक आप सभी को पता होगा, फेरड होता है। ठीक है, क्या होता है, फेरड। आप सभी को पता होना चाहिए कि फेरड धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। तो धारिता का जो ऐसा ही मात्रक फेरड होता है, लेकिन धारिता का एक मात्रक यह भी होता है, क्योंकि Q को अपन लिख सकते हैं कूलम, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, और V का वोल्ट है, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलम बटे वोल्ट यह भी इसका मात्रक होता है, ध्यान रहे। ठीक है, और जो धारिता है वो एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, कैसी राशि, अदिश राशि है, ध्यान रहे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक फेरड याद रखना है, सबसे ज्यादा मोस्ट है। एक फेरड होता है 9 × 10⁻11 स्थित फेरड, 9 × 10⁻11 स्थित फेरड।
ठीक है, 9 गुणा 10 की घात 11 स्टेट फेरेड। और इसका आपको बीमी फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बीमी फार्मूला याद कर लें, जो मैं आपको इंपोर्टेंट बीमी फार्मूला बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका होता है ठीक है घात 4 A² और होता है आपका M इनवर्स L इनवर्स 2, ठीक है, ये आपका होता है धारता, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं एक गोली चालक की धारता का सूत्र लिखिए। तो इसका हो जाएगा C बराबर 4πε0r, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये निकल के आता है लास्ट में जब अपन इसको प्रूव करते हैं तो ये निकल के आता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C समानुपाती R, जब भी ऑप्शन में यदि C समानुपाती R आपको दिख जाए तो इसका करेक्ट आंसर ये भी होगा, क्योंकि जो 4πε0 वो कांस्टेंट चला जाता है समानुपाती में, तो इसको अपन C समानुपाती R भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यानी किसी गोली चालक की धारता उसकी त्रिज्या की समानुपाती भी होती है, यानी C समानुपाती R, ठीक है। अगला अपन 20वां जो प्रश्न है, 1 माइक्रोफैराड धारता के लिए गोली चालक की त्रिज्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 9 किलोमीटर हो जाएगा, इसका आप याद कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न है 21वां, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। देखिए, यदि दो कोई संधारित्र है, ठीक है, उसको अपन को क्या जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जब भी अपन जोड़ेंगे तो उस पर समान क्या होता है, समान उस पर होता है आवेश, क्या समान होता है, आवेश समान होता है, ठीक है। जब भी अपन किसी मतलब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समान क्या होता है, आवेश होता है। ध्यान रहे, जब अपन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब आवेश समान होगा, और जब अपन समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभव समान होगा। ध्यान रहे, दोनों को इंपोर्टेंट रखें, दोनों ही इंपोर्टेंट है। संधारित्र में जब अपन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में आपको बताई दो कैसे, ठीक है, ऐसे जब आप ऐसे जोड़ोगे, ये संधारित्र C1 C2, ठीक है, संधारित्र, और ये विभव हो जाएगा, यहाँ पर V1 यहाँ हो जाएगा V2, लेकिन यहाँ पर जो Q है वो सेम रहेगा। Q क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। यदि ये कैसा श्रेणी है सीधा, ठीक है, श्रेणी क्रम है, ठीक है। श्रेणी क्रम में कैसा रहेगा, श्रेणी मतलब आप कोई जंजीर ले सकते हो उस प्रकार से, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या रहेगा अपना, जो आवेश समान रहेगा, ठीक है, संधारित्र में। और जब समांतर में क्या होगा, देखिए समांतर में विभव रहेगा, समांतर को ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे C1 C2, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अपना क्या रहेगा, यहाँ पर अपन आवेश क्यू देंगे तो यहाँ पर Q1 Q2 इस तरीके से आवेश बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो विभव है वो सेम रहता है। तो समांतर क्रम में संधारित्र पर क्या रहता है, विभव सेम और समान रहता है, और श्रेणी क्रम में संधारित्र पर क्या रहता है, आवेश समान, दोनों ही मोस्ट है, याद कर लेना। अगला अपना संभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो इसका 90 डिग्री होता है, या फिर लंबवत, 90 डिग्री को लंबवत भी तो कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, 3 फैराड धारता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारता कितनी होगी। देखिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/C1 बराबर 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C2 प्लस 1, अरे यार गलती होगी, रुको, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। यहाँ इसमें क्या कह रहा है, 3 संधारित्र कह रहा है तो अपन 3 ले लो, 4 कह दो 4 ले लो, अपन 3 कह रहा है इसमें तो 3 तक ले लिया, ठीक है। कितना कह रहा है, सभी का मान क्या है, 3 है, 3 म्यू है, तो 3 म्यू लिख दो इन सभी की जगह, क्या लिख दें, 3 म्यू, तो क्या आ जाएगा 1/C बराबर क्या आ जाएगा 1/3 म्यू प्लस 1/3 म्यू प्लस 1/3 म्यू, एलसीएम आ जाएगा 3 म्यू, ऊपर हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, 1/C बराबर कितना आ जाएगा 1/म्यू, तो अपना C बराबर आ जाएगा म्यू, म्यू मतलब 1 म्यू या फिर म्यू पा देगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 म्यू फैराड, ठीक है। फैराड क्या है, धारता का मात्रक, इसीलिए फैराड लिख रहा है, ठीक है। चलिए आपको फैराड से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू की वैल्यू आप सभी को पता होगा 10 की पावर -6 होती है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला अपना 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य जो दूरी विभव होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 Q/2πε0a, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं जो अपना मोस्ट है, वो अपना समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच विभवांतर नियत है। जब प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, अपवर्तित रहती है, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। अगला है जो अपना विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक विभव V बराबर अपन को सभी को पता होगा, विभव V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, Q, क्या होता है, Q होता है, ठीक है, विभव V बराबर, तो क्या हो जाएगा Q, यानी जूल बटे कूलम हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसका एक और भी होता है, क्या होता है, एक और भी इसको जूल बटे कूलम या तो वोल्ट कहते हैं, जूल बटे कूलम कह लो या फिर वोल्ट कह लो, ठीक है। बात एक है, तो विभव का मात्रक 2 होते हैं, जूल बटे कूलम और वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो सही विकल्प है वो हो गए। अब हम रिक्त स्थान की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि विभव का जो बीमी फार्मूला है वो क्या है, तो विभव का जो बीमी फार्मूला है उसको आप याद कर लें, ml² T⁻³ और A⁻1, इसको आप याद कर लें, ठीक है, मोस्ट है, आ सकता है, ठीक है। तो यह आपका ऑब्जेक्टिव होगा 26, अच्छे से तैयार कर लेना इन सभी को, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। और अब अपन ऑब्जेक्टिव्स जो आपके रिक्त स्थान है उनको बताते हैं, तो चलिए। तो देखिए अब अपन इसमें ऑब्जेक्टिव समझते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो रिक्त स्थान सही विकल्प आपने देख लिए। देखिए सही विकल्प अगर आपने तैयार कर लिए तो जितने भी सही विकल्प हैं उनमें से ऑब्जेक्टिव बनेगा। वैसे एक नंबर का आना है तो 1 नंबर का आपका सही विकल्प में से आएगा, ठीक है, उसमें से मिल जाएगा, फिर भी हम आपको ये बता देते हैं, ठीक है, जरूरी है। तो इसमें जो अपना पहला है, 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को
इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। दो सजातीय आवेश, यानी सजातीय मतलब होता है समान, ठीक है, दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब दूर हटाते हैं। जैसे दो समान प्रकार के आवेश है, इन दोनों को पास में लाएंगे, जब इन दोनों को पास में लाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी प्रतिकर्षित होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित, ठीक है, लिख लेना, ठीक है, लिखने में टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं। अगला है दो विजातीय आवेश एक, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी होगी। अब से जो देखो ये यूनिट जो है बड़ी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, लेकिन अगली वीडियो से आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं होंगे, 10 से 15 होंगे बस, क्योंकि ये यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी है। एक ये वाली यूनिट, एक आपकी प्रकाश की जो आपकी यूनिट है, ठीक है, वो जो दोनों ही बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल है वैसे तो विजातीय आवेश, विजातीय मतलब अलग अलग, जैसे एक आवेश अलग है, एक ऐसा है, ठीक है, मतलब समझ लो एग्जाम्पल, ठीक है। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षित करते हैं। अगला अपना आवेश का बीम फॉर्मूला क्या, अभी हमने बताया था आवेश का बीम फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का बीम फॉर्मूला AT किस प्रकार होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा धारा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, सभी ने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आवेश निकालो, Q इक्वल टू निकालो, तो T को इधर पहुंचा दो, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, IT हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा, IT हो जाएगा, ठीक है। तो I को अपन एम्पियर लिखते हैं, धारा एम्पियर इनटू इसका हो जाएगा समय, तो एम्पियर को लिख ले A, ठीक है, इसका बीम फॉर्मूला A, और समय का क्या हो जाएगा T, तो आवेश का बीम फॉर्मूला क्या हो गया, T हो गया, ठीक है। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। चलिए अगला अपन, या फिर अपन कह सकते हैं देखो, या फिर अपन कह सकते हैं आवेश का जो मात्रक अपन क्या कह सकते हैं, Q इक्वल टू अपन क्या लिख रहे थे, IT, ठीक है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक है, आवेश का मात्रक, ध्यान रखें, क्योंकि एम्पियर यहाँ से बन गया और सेकंड यहाँ से बन गया T का, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगला अपन देख लेते हैं, अगला जो अपना क्या बोलते हैं, चौथा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, एक आदर्श द्विध्रुव का आकार क्या होता है, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। अगला देख लेते हैं, दो बिंदु आवेश माइनस Q प्लस Q L दूरी पर स्थित है, द्विध्रुव आगुण होगा, आप सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया द्विध्रुव आगुण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता, क्योंकि वहाँ पर दूरी 2L थी, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या है, 2L नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दूरी कितनी दी है, L दी है, L ओनली L, तो दूरी L है तो इसको 2 को हटाओ बस, क्या हो जाएगा, Q इंटू L। दूरी यदि 3L होती तो यहाँ पर 3L लिख देते, दूरी 4 होती तो 4L लिख देते, कुछ होते, ठीक है, इस प्रकार से लिखते थे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा 2L, ठीक है। चलिए तो P इक्वल टू QL हो जाएगा, सॉरी अब QL हो जाएगा, QL 2L नहीं QL, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक कूलम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, तो एक कूलम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या 1/ε0, 1/ε0 की वैल्यू होती है, वैसे यदि कोई पूछ ले तो 1.13 गुणा 10⁻11, इसको आप याद करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा है, ये ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं, ठीक है। पृथ्वी का विभव कितना शून्य माना जाता है, कितना माना जाता है, शून्य। अगला अपन देख लेते हैं नौवा, कि विद्युत द्विध्रुव आगुण का ऐसा ही मात्रक, देखो अभी बताया था, विद्युत द्विध्रुव आगुण, विद्युत द्विध्रुव आगुण के ऊपर एक प्रश्न आ सकता है, वैसे इसमें से ही आ सकता है, एक ही प्रश्न इसी से शायद बन जाए विद्युत द्विध्रुव आगुण से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 2022 में भी आया था, ठीक है। देखो 2022 नहीं, सॉरी 2020 में था। तो यहाँ पर आप देख लो, P इक्वल टू अभी मैंने बताया था Q इंटू 2L, ठीक है, L या फिर दूरी L ले लो, L/2 ले लो, 4L ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, दूरी। तो Q का मात्रा क्या होता है, Q का मात्रा जल्दी बताइए, कूलम इंटू मीटर, तो द्विध्रुव आगुण का मात्रा क्या हो गया, कूलम इंटू मीटर, याद कर लेना, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, वीडियो को बार बार देखना है, स्पीड से देखना है, 2x की स्पीड में देखो, 3x की 3x तो खैर नहीं है, 2x 1x, ठीक है, 1.5x, इस प्रकार से देखो। यहाँ पर एक फेराड इक्वल टू कितना होता है, 9 गुणा 10⁻11, याद कर लें, 9 गुणा 10⁻11 स्टेथ फेराड में पूछा है, एक फेराड, ठीक है, इसीलिए पर 9 गुणा 10⁻11 लिख रहा है, ठीक है, स्टेथ फेराड में पूछा। यहाँ पर वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार वह आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संधारित्र। संधारित्र मतलब होता है कंडेंसर, जो अपने पंखा वगैरह में लगाया होता है ना कंडेंसर, देखो पंखे का ना तो अपन आकार चेंज करते हैं और ना ही अपन मतलब कुछ चेंज करते हैं, लेकिन उस कंडेंसर को लगाते हैं तो उसके आयतन और आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता मतलब स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, इस प्रकार आप समझ लो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संधारित्र। चलिए अगला है 12वां प्रश्न है, एक फेराड इक्वल टू 1 कूलम बटे 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। यदि आपसे एक फेराड की परिभाषा पूछ ले तो कैसे कहोगे, एक फेराड की यदि आपसे डेफिनेशन पूछ ले एक शब्द में, तो आपको कैसे देना है कि किसी चालक को 1 कूलम का आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है, तब उसे 1 फेराड कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 1 फेराड की। अगला है 13वां जो प्रश्न, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या हो जाती है। देखिए कैसे पता चलेगा धारिता बढ़ रही है घट रही है, आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला यहाँ पर बहुत जरूरी होता है, फॉर्मूला समांतर प्लेट का A/0/d। तो जब ध्यान रहे ये ट्रिक है, ठीक है, जब भी डी नीचे है, ठीक है, यानी डी क्या है, दूरी, तो दूरी जब भी बढ़ाएंगे, जब नीचे वाली बढ़ाएंगे तो ऊपर वाली क्या होगी, घटेगी, ट्रिक है, ठीक है, कोई मतलब समझ सकते हो, जब दूरी को क्या करेंगे बढ़ाएंगे तब क्या होगा, हमेशा क्या होगी, घटेगी, जब इसको घटाएंगे तो सी क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पर समझे, जैसे इक्वल के बराबर है,
देखो यहाँ से मैं ढंग से लिख देता हूँ एक बार, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। देखिए इक्वल के बराबर है, इक्वल के बराबर है, तो जब एरिया को बढ़ाएंगे तब ये बढ़ेगा, तब नहीं अपोजिट होगा। अपोजिट तब होगा जब ये खुद मतलब उल्टा होगा, नीचे होगा। जब अपन एरिया को बढ़ाएंगे तो जो सी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है, धारिता का। जब आप एप्सिलॉन 0 को बढ़ाएंगे तो मतलब इसका भी मान बढ़ेगा। इस प्रकार से समझो, यहाँ पर अपन डी को जब बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा, यहाँ पर उल्टा होगा, ठीक है। जब डी को घटाएंगे तो इसका बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर सेम सेम होगा, ठीक है। ये समानुपाती होते हैं एक दूसरे के, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती है, इस वजह से उल्टा होता है। जब यह घटता है तो यह बढ़ता है, जब यह बढ़ता है तो यह घटता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें देखो क्या पूछा है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता, तो बढ़ा रहे हैं बीच की दूरी, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो सी इक्वल टू अपन बढ़ा दो बीच की दूरी, ये एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, फॉर्मूला लिख लो, डी को बढ़ा दो। जब डी को बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक घट जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे घट या फिर कम, ठीक है, बात है। अगला अपना धारिता का बेमी फॉर्मूला, धारिता का बेमी फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है धारिता का बेमी फॉर्मूला, ठीक है। और अगला जो अपना है, देखो धारिता का बेमी फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, धारिता का बेमी फॉर्मूला होता है एम इनवर्स एल इनवर्स 2 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और आप सभी को पता होना चाहिए 1 फैराड कितना होता है, 9 × 10 की घात 11 स्थित फैराड, ठीक है, इस प्रकार से। और अगला अपना एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, मूल आवेश क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। देखो ये यूनिट बड़ी है इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, बट आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और आपकी यह सही जोड़ी है, इसके सामने सामने आंसर दिए गए हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं किया गया है। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा अभी पढ़ा है, न्यूटन बटे कूलम, विद्युत ध्रुव स्थितिज ऊर्जा अभी पढ़ा है, माइनस ई पी कॉस थीटा, बलिंग आघूर्ण का मात्रक ये भी पढ़ा है हमने अभी इस वीडियो, न्यूटन इंटू मीटर। आवेश का क्वांटिकट ये नहीं पढ़ा है क्योंकि मोस्ट है। आवेश का क्यू बराबर प्लस माइनस यानी दो नंबर में भी आ सकता है ये प्रश्न, क्योंकि इस यूनिट से आपको पता 2 नंबर में आ सकता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। विद्युत विभव का मात्रा का भी अपन ने पढ़ा है, वोल्ट या जूल बटे कूलम। समांतर प्लेट की संधारित्र ये अपन ने पढ़ा है अभी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी अभी पढ़ रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ये होता है, ठीक है, इसको आप देख लें 1.7588 × 10 की पावर 11, ठीक है, कूलम अपॉन किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपके यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव हो गए। इसके बाद में जो जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे बहुत ही कम आएंगे, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव वो आएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसमें हमने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव ले लिया है, हमसे ही बता आपको, मतलब इसमें मोस्ट भी हैं और जो मतलब एक्स्ट्रा भी ले लिए। इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो इसीलिए अगली वीडियो में हम ओनली मोस्ट लेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो किसी बुक से पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन अपन जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट है उन्हीं को लेंगे, ठीक है। अगर आप इस बात से सहमत है तो प्लीज़ बताएं कमेंट में, हम जो मोस्ट ही लेंगे, ठीक है, जिससे समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।